हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा विषय है वो है निबंध। निबंध आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़े हैं। जो 10th में है बच्चे उन्होंने 9th में पढ़े हैं, और लेकिन जो 9th में अब गए हैं उनके लिए ये निबंध नहीं है, क्योंकि 8th तक निबंध नहीं आते। तो आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा निबंध है वो है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। तो फर्स्ट है आपका कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, कि संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। फिर नेक्स्ट है आपका प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। जैसे कि प्राचीन काल में, ये मैं आपका सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बना कि प्राचीन काल में सर्वे सभी एव होता ही भारतीय आपका कर्ता है आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, कि सभी ही भारतीय संस्कृत भाषा या कि संस्कृत भाषा के द्वारा एव होता ही व्यवहार कुर्वन्ति करते सम थे, कि प्राचीन काल में सभी ही भारतीय संस्कृत भाषा के द्वारा ही व्यवहार करते थे। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 3 कि सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सभी प्राचीन ग्रंथ जो हमारे पहले पुराने ग्रंथ जो लिखे गए हैं वे, और चत्वारो वेदा, चारों वेद, चौ होता है, और संस्कृत भाषा में एव होता ही संति है, कि सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। फिर नेक्स्ट है आपका 4 कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति, कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का, ये राष्ट्र से भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और एकताया ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। लेकिन जो राष्ट्र से है ये है पुल्लिंग का, और एकताया स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग का लता की तरह चलेगा कि एकता का आधार अस्ति है, कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 5 संस्कृत भाषया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, कि संस्कृत भाषा का ये भी बना आपका भाषाया, जैसे लताया षष्ठी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग का, कि संस्कृत भाषा का स्वरूप पूर्ण रूप से या पूरे रूप से वैज्ञानिक अस्ति है, कि संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 6 कि संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा मन्यते, कि संस्कृत ही संगणक क्या होता है कंप्यूटर, स्या लगा है मतलब षष्ठी विभक्ति का एक वचन, संगणकस्य कि कंप्यूटर के कृते होता है के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा मन्यते मानी गई है, कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा मानी गई है। फिर नंबर 7 है आपका कि संस्कृतम एव ज्ञान विज्ञानों निधि अस्ति, कि संस्कृतम एव होता है ही ज्ञान विज्ञानियों, ये बना आपका षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में। द्विवचन कहाँ प्रयोग होता है जहाँ दो चीजें होती है, जैसे इसमें ज्ञान अलग है विज्ञान अलग है, तो ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान का निधि होता है खजाना अस्ति है, कि संस्कृत ही ज्ञान विज्ञान का खजाना है, ज्ञान भी है इसमें और विज्ञान भी है। नंबर 8 है आपका संस्कृतमे विश्वस्य सर्वासां भाषाणां जननी मता, कि संस्कृतम अलग है एव इसमें अलग है, ये संधि है आपकी, तो संस्कृतम एव संस्कृत ही विश्वस्य संसार की
सर्वासाम सभी, भाषाणाम भाषाओं की, जननी होता है माता, मता मानी गई है। तो इसमें विश्वस्य ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, विश्व एक है इसलिए एक वचन प्रयोग हुआ है। विश्वस्य मतलब विश्व की, सर्वासाम और भाषाणाम ये दोनों षष्ठी के बहुवचन में है क्योंकि भाषा बहुत सारी है। कि संस्कृत ही विश्व की सभी भाषाओं की माता मानी गई है। नंबर 9 है आपका संस्कृत भाषा वरिष्ठान प्रति आत्मोत व्यवहारम शिक्षयति। कि संस्कृत भाषा वरिष्ठान, वरिष्ठ होते हैं आपके हमसे जो बड़े होते हैं, हमारे अडल्ट्स को बोलते हैं कि संस्कृत भाषा बड़ों के प्रति आत्मोत व्यवहार सिखाती है। कि बड़ों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमें संस्कृत ही सिखाती है। नेक्स्ट है आपका नंबर 10 कि संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति। कि संस्कृत भाषा देव भाषा है। देव भाषा मतलब कि जो संस्कृत है वो देवी देवताओं की भाषा है। फिर नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक देखते हैं परोपकार। परोपकार जैसे आपको पता होगा परोपकार क्या होता है। परोपकार होता है दूसरों का उपकार करना, मतलब दूसरों का भला करना। फिर इसमें देखो फर्स्ट है आपका परेशान उपकार परोपकार कथ्यते। परेशान दूसरों का उपकार होता है भला, परोपकार कथ्यते परोपकार कहलाता है। कि दूसरों का उपकार करना उसको ही परोपकार कहते हैं। दूसरों का भला करना ही परोपकार होता है, कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 2 परोपकार मानव जीवन से परम लक्ष्यम वर्तते। कि परोपकार जो है वो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। कि दूसरों का भला करना मानव जीवन का क्या है, पहला लक्ष्य है। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड कि मेघा परोपकाराय जलम वर्षंती। मेघा, मेघ होता है बादल, ये मेघा ये बनाए आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि बादल बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कि बादल परोपकार आए दूसरों के भले के लिए, जलम होता है पानी, वर्षंती वर्षा करते हैं। अब देखो परोपकार आए यहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम कोई चीज किसी के लिए देते हैं, संप्रदान, जहाँ तो संप्रदान कारक वहाँ क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मेघा परोपकाराय कि जो बादल होते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए ही जल वर्षा करते हैं या पानी बरसाते हैं। फिर नंबर 4 है आपका वृक्षा परोपकाराय फलंती। कि वृक्ष जो होते हैं, देखो वृक्ष यहाँ भी बहुवचन लगा है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कर्ता में। तो कर्ता इसमें कौन है, वृक्ष। तो वृक्ष का बहुवचन मतलब बहुत सारे वृक्ष। कि जो पेड़ होते हैं वो परोपकार के लिए ही फल देते हैं, क्योंकि वृक्ष तो अपने फल नहीं खाते, वो दूसरों के उपकार के लिए या दूसरों के भले के लिए ही फल हमें देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नंबर 5 नद्या अपि स्वविक्यम जलम स्वयं न पिबंती। नदियाँ ये आपका नदी शब्द है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि नदी भी कितनी है, बहुत सारी है, इसलिए यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया। अपि होता है भी, स्वविक्यम अपना, जलम होता है जल नपुंसकलिंग का एक वचन, स्वयं होता है अपने आप, न हो गया नहीं, पिबंती पीती है। यहाँ देखो पीबंती लगा, क्यों, क्योंकि नदियाँ बहुवचन है तो आपने धातु के भी बहुवचन का ही प्रयोग करना होता है। तो नदी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती, हम लोग पीते हैं ना पानी। फिर नेक्स्ट है आपका 6 परोपकारेण शांति सुखम च वर्धन्ते। कि परोपकारेण यहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो वहाँ तृतीय इसमें कारक में क्या आता है, के द्वारा। कि परोपकारेण मतलब परोपकार के द्वारा, शांति सुखम च होता है और वर्धन्ते बढ़ता है। कि परोपकार के द्वारा शांति और सुख बढ़ता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है और हमें सुख प्राप्त होता है। फिर नंबर 7 है
अनेन गुणेन नरस्य प्रतिष्ठा वर्तते। अनेन इस, ये आपका इदम शब्द, इदम शब्द का है आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन। गुणेन, यहाँ गुण शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो तृतीय विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है? के द्वारा के साथ, कि अनेन गुणेन, इस गुण के द्वारा, नरस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, का के की लगता है षष्ठी में, तो नरस्य मनुष्य की प्रतिष्ठा वर्तते, प्रतिष्ठा होती है। कि अनेन गुणे नरस्य प्रतिष्ठा वर्तते, मतलब इस गुण से मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है आपका 8, शरीरस्य शोभा चंदन लेपने न अपितु परोपकारेण भवति। कि शरीरस्य शोभा चंदन लेपने न, मतलब शरीर की शोभा, क्या का के की लगा है, मतलब षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कि शरीर की जो शोभा है चंदन लेपनेन, कि चंदन के लेपन करने से नहीं, और से लग रहा लेपनेन, यहाँ आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन, कि शरीर की जो शोभा है वो चंदन के लेप से नहीं अपितु परोपकार के द्वारा होती है। कि हमारे जो शरीर की जो शोभा है वो चंदन का लेप या सुंदर पदार्थों का लेप से नहीं होती, बल्कि शरीर की शोभा कैसे होती है? दूसरों के उपकार करने से, भला करने से। फिर नंबर 9 है आपका अस्मिन् संसारे परोपकारस्य अनुपमा महिमा अस्ति। अस्मिन् संसारे, अस्मिन् होता है इस, ये बनता आपका इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अस्मिन् संसारे, संसार शब्द सप्तमी का एक वचन, मतलब सप्तमी में क्या बनता है? अधिकरण कारक, तो उसमें में लगता है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, परोपकारस्य, परोपकार की, अनुपमा महिमा अस्ति, अनुपम या अनोखी ही महिमा है। कि इस संसार में परोपकार की अनुपम महिमा है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट नंबर 10, अतः सर्वे मानवै परोपकार अवश्यमेव कर्तव्य। कि अतः इसलिए, सर्वे सभी, ये आपका सर्व शब्द है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, कि इसलिए सभी मानवई, ये मानवई बना है से जैसे रामेय बनता है, तो ये आपका कहाँ बनता है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो तृतीया होता है के द्वारा के लिए, कि अतः सर्वे मानवे, इसलिए सभी मानवों के द्वारा परोपकार, मतलब दूसरों का उपकार, अवश्यम एव, अवश्य ही, कर्तव्य करना चाहिए। तबियत प्रत्यय लगाए, क्रिय धातु में तबियत प्रत्यय लगाए, तो अतः सर्वे मानवे परोपकार अवश्य में कर्तव्य, इसलिए सभी मानवों के द्वारा परोपकार अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको जैसे ये मैंने दोनों टॉपिक क्लियर करवाए हैं, इसमें आपको 10-10 पंक्तियाँ, 10-10 लाइनें लिखवाई है। तो इसमें से ये कि जो तो क्लास 10th है उसमें मेंशन किया होता है कि 5 लाइन्स उसमें आपने लिखनी है, 5 लाइनें लिखनी है। तो आपको इसमें 10 में से जो भी, और 9th क्लास, स्पेशली 9th क्लास के लिए लिखा होता है कि आपको 7 लाइनें लिखनी होती है। तो आपको दोनों के लिए कि 10 में से कम आपको जो आपको आसान लगे वो आपको 8-8 लाइनें तो याद करनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई लाइन नहीं लग रही हो पता, तो आप कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें या यूट्यूब में कमेंट करें, जैसा आपको सही लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका काम है इसको आपने दोनों निबंध को नोट करना है और दोनों को याद करना है। ये 9th भी और 10th भी दोनों क्लासेस के लिए है, क्योंकि दोनों के लिए सेम है ग्रामर। तो दोनों क्लासेस याद भी करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी, फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।